लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया था, उसके बारे में काफी सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी, है ना। और क्या लिखा था लास्ट में तुमने? आई थिंक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे ना तुम लोग, वो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। गुड गुड, चलो आ जाओ। तो हम लोगों ने शायद यहाँ तक लिख लिया था, ऑब्जर्वेशंस तक लिख लिया था हम लोगों ने सबने। ठीक है, तो अब इस ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या इसके पॉइंट्स थे और क्या उसमें दिक्कतें थी, क्यों नए मॉडल पे हमको जाना पड़ा, वो हम लोग लिख लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा और फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहले पढ़ेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू बोर्स मॉडल। ओके, तो जल्दी से रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम और उसके ड्रॉबैक्स लिख लो। ये मैं आपको फिर समझा देता हूँ, एक बार लिख लो जल्दी से इसको। तो 5 पॉइंट्स कॉन्सेप्ट में है और 3 पॉइंट्स ड्रॉबैक्स में है। इनको कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ एक एक करके कि क्या रदरफोर्ड ने कहा था और क्या उसके मॉडल में दिक्कत थी, जिसकी वजह से एक और इम्प्रूवमेंट की हमको जरूरत पड़ी जो बोर्स मॉडल में हमको मिला। ऑल राइट, लिख लो बच्चों जल्दी। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चों, चलो लिखो जल्दी। आई एम गुड, आई होप यू गाइस आर गुड टू। कितनी देर दे दूं लिखने के लिए? 3 मिनट में लिख लोगे 8 पॉइंट्स? चलो लिखो जल्दी, 3 मिनट है आपके पास। अच्छा हाँ ठीक है, लिखो, नहीं होगा 3 मिनट में तो थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दूंगा, चिंता मत करो, लिखो जल्दी। ऋतिक बेटा लिख ही लो, बाकी लोग भी लिख रहे हैं, टाइम है अपने पास तो फटाफट लिख लेते हैं। बस माधव लिख ले। हाँ बेटा प्रेशा, पूरा लिखना है, जल्दी से लिख लो, सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ ना, इसमें कुछ बताने वाली बातें हैं, कुछ ऑब्वियस बातें हैं। I'll explain them quickly. लिख लिया क्या बच्चों? अच्छा चलो लिख लो लिख लो, 1 मिनट और है अपने पास, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, टेंशन में आ जाते तुम लोग तो।
समझें? हाँ बेटा, ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं, पूरा लिखना है अपने को, ये यहाँ से यहाँ तक। और ड्रॉबैक्स में तो समझाने वाले पॉइंट है, ये पॉइंट समझाने वाला है, ये पॉइंट समझाने वाला है, स्पेक्ट्रम क्या है, क्या कहाँ समझेंगे हम, स्पेक्ट्रम कैसे समझेंगे। अरे दिव्यांशु 5 मिनट और नहीं बेटा, 5 मिनट तो हो गए ना, जल्दी लिख लो, खत्म करो इसको। चलो तो अब अपन समझ लेते हैं इसको कि इसने कहा क्या था और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों, उसने कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बट सर्कुलर ऑर्बिट्स कैसे हैं इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स किस ऑर्डर में है। तो देयर वर सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड, विवेक बेटा लिख लो, है ना। तो वासु बेटा आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम आनी चाहिए वॉल्यूम में, आप अपने सिस्टम पे एक बार चेक करो, वॉल्यूम यहाँ से तो प्रॉपर है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ तो बेटा वासु आप एक बार सिस्टम चेक कर लो, और जिन लोगों का ड्रॉबैक्स लिखना बाकी है वो लोग लिखते रहो, मैं समझा ही रहा हूँ, है ना। तो बच्चों देखो, ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं था, उसने बस कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में आपको इस टाइप का डायग्राम कई जगह बना दिख जाएगा, यू विल सी अ डायग्राम लाइक दिस, खासकर जहां भाई कहीं भी रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात होती है, इस टाइप का कुछ डायग्राम आपको मिलता है। देखा है आपने इस टाइप का एटम का डायग्राम एक कहीं बना हुआ पुराना? ये जो है दिस इज रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल है ये। वैसे तो मॉडल गलत है, बट आज भी ये वहां यूज होता है जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पहली बार किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के पहले न्यूक्लियस नाम की चीज बुक्स में नहीं होती थी, है ना। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री की बुक्स पे देखा होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, केमिस्ट्री बुक्स पे आपको मिल जाता है। अब इसमें दिक्कतें क्या थी वासु? एक सेकंड रुको बच्चों, वासु को सुनाई नहीं दे रहा है और वो परेशान कर रहा है। चलो अमन, ये गलत है तो सही क्या है, सीखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ सही हैं। सही क्या है कि न्यूक्लियस के बारे में जो कुछ कहा था वो सही है, दिस इज राइट, आज भी सही है। बोर भी सही नहीं है ना, इसके बाद बोर ने कुछ चीजें बताई थी, उसने कुछ और एक्सप्लेन किया, बट उसमें भी कुछ गड़बड़ियां थी। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है चीजों में, कोई भी चीज बनती है तो वो धीरे धीरे ही इंप्रूव होती है। तो पहले थॉमसन मॉडल आया, उसको प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये बताया, फिर बोर ने कुछ और किया, सब समझेंगे हम लोग। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, देखो ड्रॉबैक क्या थे कि जैसे हमने, अच्छा इसके पोस्टुलेट्स तो सारे समझ में आ गए होंगे कि भाई न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह घेरता है, इलेक्ट्रॉन जो साइड में खाली जगह होती है वहां घूमते हैं, वो सारी चीजें, है ना। अब इसके बाद माधव बेटा क्लास के बाहर जाना है क्या तुमको? इसके बाद क्या हुआ कि इसमें दिक्कत क्या आई कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी? कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और वो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट पार्टिकल लूजेज एनर्जी, है ना। तो आपने पहला ड्रॉबैक पढ़ा होगा कि दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोपोज्ड बाय मैक्सवेल। According to this theory, every accelerated charged particle must emit radiation in form of electromagnetic waves and lose its energy. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेट मतलब जिसका वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल घूम रहे थे तो उनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा था,
तो दे वर एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। तो मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, इफ देयर इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इट शुड लूज एनर्जी। तो उसके हिसाब से होना क्या चाहिए था कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इस टाइप से अगर गोल गोल घूम रहा है तो फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमना चाहिए था, उसको क्या होना चाहिए था कि वो घूमना शुरू करेगा। तो क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका जो सर्कल है वो छोटा होता जाएगा, और सर्कल छोटा होता जाएगा तो स्पाइरल करके उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी। क्योंकि उसने ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर प्रूव किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होते हैं तो दे विल लूज एनर्जी। तो फिर दिक्कत क्या हुई कि अगर ये मॉडल सही है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ। या अगर ऐसा होना सही है तो फिर ये मॉडल में कुछ गड़बड़ है, दिस इज रॉन्ग। तो फिर इसके ऊपर बोर ने कुछ और कैलकुलेशंस किए थे, वो हम लोग सीखेंगे, बट दिस वाज वन ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक, आसिम बेटा, वो तो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना कि वो अगर एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल कि अगर वो एक्सेलरेट करेगा, if it will accelerate it will lose energy. It is the property of a charged particle. दूसरी बात क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम चीज पढ़ेंगे, we'll study this। बोर के मॉडल में हम लोग समझाएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो आप लोगों ने बोर का मॉडल तो पढ़ा है क्लास 10 में, बट उसके मॉडल में आपने कैलकुलेशंस नहीं किए हैं, वो सारे कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन विल फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना, ड्यू टू मैक्सवेल्स थ्योरी, उसके हिसाब से एनर्जी लूज करके उसको न्यूक्लियस में अंदर गिर जाना चाहिए था। और ये टाइम भी बहुत कम लेता था ना, 10⁻⁸ या 10⁻⁹ सेकंड्स में ऐसा हो जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये ड्रॉबैक्स थे बहुत सारे। बेसिकली ड्रॉबैक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो ड्रॉबैक होता है। थिंग्स विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ मॉडल ऑफ एन एटम रिगार्डिंग द एटम विल बिकम अ ड्रॉबैक। ओके। और एक बात इसने कही थी, इट सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो दीज वर दी ड्रॉबैक्स। अब इसमें से ये दो ड्रॉबैक्स को कैसे बोर ने समझाया ये हम लोग बोर के मॉडल में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े। तो अब देखो, बोर के मॉडल को पढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, दो तीन चीजें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बोर मॉडल पढ़ने से पहले हमको ये तीन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बोर के मॉडल के डेवलपमेंट में इन चीजों का रोल था। तो बोर का मॉडल बनने से पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बन गई थी, क्वांटम थ्योरी बन गई थी, जो ये एक्सप्लेन करेगी कि रेडिएशन कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, हम लोग समझेंगे। उस रेडिएशन से ही स्क्रॉल अप, उस रेडिएशन से ही हम लोग स्पेक्ट्रम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देन वील गो टू बोर्स मॉडल। क्वांटम का मीनिंग क्या है बच्चों, मैं अभी बताऊंगा। जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आएंगे मैं बिल्कुल समझाऊंगा व्हाट डज क्वांटम मीन। ओके। अर्पित बेटा बहुत टाइम दिया टेक्स्ट के लिए, बाद में आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना। अभी बेटा सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना होगा और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये सबको पता है क्या, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नहीं पता है, कुछ को पता है, लाइट होती है। और light is an example of electromagnetic waves. Okay, light is an example of electromagnetic waves, but electromagnetic waves क्या होती हैं? Don't need medium। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, चलो मैं बता देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे। तो बच्चों, सन से अर्थ लाइट आती है, क्या सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर है? क्या सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर है? नहीं है। अच्छा, आप जब बोलते हो तो आप बोलते हो, सामने वाला सुनता है, तो जब साउंड ट्रेवल करता है तो जो साउंड है उसको क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? बिना एटमॉस्फेयर के साउंड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो साउंड वेव इज अ मैटर वेव, ठीक है, साउंड वेव इज अ मैटर वेव, ये मैटर के ट्रांसफर से ही चलती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मतलब क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको
किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी। जैसे आपका जो सन से लाइट आती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें बहुत सारी टाइप की रेज होती है ना, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारी की सारी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हाँ बिल्कुल, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, बिल्कुल, दे डोंट नीड एनीथिंग। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो इसका डायग्राम देखो बच्चों, एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना। जैसे मान लो आपके पास तीन एक्सेस हैं, एक्स, वाई और जेड, ये तीन एक्सेस हैं आपके पास, ऑलराइट। अब अगर आपके पास एक एक्सिस एक्स है और एक्स वाई प्लेन अगर आपके पास है, दिस इज योर एक्स प्लेन, दिस इज योर वाई प्लेन, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लक्चुएट करे, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये बात समझ में आती है? हाँ, तो अगर इसमें आपके पास एक दूसरी वेव हो जो एक्स जेड प्लेन में चल रही हो, तो दिस इज मूविंग इन एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन में चल रही है, दिस इज गोइंग इन एक्स जेड प्लेन, परपेंडिकुलर है उसके, तो दिस इज अ मैग्नेटिक वेव। मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड साइडवेज मूव कर रही है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आपकी रे चलेगी, द रे विल गो परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, अपसाइड डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेव चलेगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, डायग्राम में देख लो, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ना डायग्राम में, इसको अपन व्हाइट पेंसिल से समझा रहे हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड आगे और पीछे चल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड और दोस काइंड ऑफ वेव्स व्हिच ट्रैवल in a direction with electric and magnetic fields perpendicular to the direction of motion। जैसे मोशन का डायरेक्शन अगर ये है तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मैं स्क्रीन पे बना भी देता हूँ एक बार। अगर वेव अपनी ऐसी चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे और मैग्नेटिक फील्ड आगे और पीछे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऐसी रेज जिनको ना तो कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, सॉरी किसी उसकी मैटर की रिक्वायरमेंट ना हो, और जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स हों, वो सब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। इनफैक्ट आपके जो मोबाइल्स हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर सब है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, और ब्लैक भी रेड के परपेंडिकुलर है, और ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वेव का डायरेक्शन है तो ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। अब इसके बारे में इसको लिख लो जल्दी से, फिर अपन इनसे रिलेटेड टर्म्स यूज करेंगे। बिल्कुल दे कैन बी हार्मफुल, बिल्कुल जितनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी उतनी हार्मफुल होंगी बच्चों। एवरीथिंग इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी और डिस्कस करूंगा तो मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, इसको लिख लो। अभी अपन इस पे और डिस्कशन करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक। इससे रिलेटेड आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी और क्लियर हो जाएगा। इसको फटाफट से लिख लो, डायग्राम बना लेना। हाँ आयुष बेटा, तो नोट दिस डाउन, और डायग्राम आप ये वाला बना लो, मेक दिस डायग्राम। एंड ये बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर वाला भले ही मत बनाना, डोंट मेक दिस, अच्छा नहीं।
हाँ अक्षत बेटा, हमारी आईज को विजिबल नहीं होती सारी ईएम वेव्स। बाकी विजिबल तो डिपेंड करता है ना किस चीज से देख रहे हो। कोई चीज इंफ्रारेड देखती है, कोई चीज अल्ट्रावायलेट देखती है। आवर आईज डोंट सी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जल्दी से लिख लो बच्चों, डायग्राम बना लो, फिर इन वेव से रिलेटेड टर्म्स और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हाँ ऋषिका बेटा, सेकंड टॉपिक है। बेटा दिस इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ का सिंबल है ये, दिस इज नोन एज लैम्डा, which is representing wavelength. डायग्राम बेटा ये तो बनाना ही है, और उसके साथ ये भी बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो डेफिनेटली बनाना है। बना लिए सबने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से? ये तो बेटा वैसे ही सवाल हो गया कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगाता है। कुछ चीजों की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। अब ये भी एक्सप्लेन हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी आगे जाके, कि और कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं, उनके इंट्रैक्शंस होते हैं, उनसे भी कुछ कुछ होता है। अभी के लिए हमको ये पता है कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज will have electric field, basically any charges will have their own electric fields, है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ग्रेविटेशन को हम एक बेसिक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, तो वो तो अपने को पता ही होना चाहिए कि भाई ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके चलो यहाँ तक लिख लिया सबने? इनके बारे में कुछ टर्म्स लिख लें और फिर कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से। कोई बात नहीं तरुण बेटा, आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, अगर आपके यहाँ वेदर खराब है, नेट की दिक्कत है, तो आप टेंशन मत लो। बट जहां तक हो सकता है सुन लो इसको, है ना, जितना आप अटेंड कर पा रहे हो। आई शेयर द रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बच्चों, ये जो आपने लिखा है ये सेम मीडियम में हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होगी। स्पीड इज सेम, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी, ये वो अभी हम समझेंगे।
तो देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले समझा देता हूँ सारी बातें और फिर आपको लिख लेनी है। वेव्स जो होती हैं जनरली उनको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर वेव्स। इनके जो टॉप पोर्शन होते हैं उनको क्रेस्ट कहेंगे। तो किसी भी दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले, आई गेस थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होगी। हाँ, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs will be called wavelength। इसकी यूनिट्स बच्चों लेंथ की यूनिट हो जाती हैं। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻10 मीटर है, नैनोमीटर इज 10⁻9, पिकोमीटर इज 10⁻15। में एक और लिख देता हूँ, फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻15 मीटर्स, है ना। कॉन्ट्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन बेटा वो होता है आपका मैटर वेव्स में, ओके। ईएम वेव्स में कॉन्ट्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ बेटा आपको लिखना रहेगा भी, मैं टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो। अच्छा, ये जो है ये इसको कहते हैं मीडियन पोजीशन, दिस इज नोन एज मीडियन पोजीशन। इससे मैक्सिमम डिस्टेंस हाई अप या मैक्सिमम डिस्टेंस डाउन जो होगा उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। बिल्कुल, ये टर्म्स आपने साउंड वेव्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। वहां एम्पलीट्यूड मैटर वेव में थोड़ा अलग टाइप से होता है, यहाँ अप डाउन का होगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ टर्म्स जो आपने नहीं पढ़े हैं वो क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा। फ्रीक्वेंसी पढ़ी है आप लोगों ने, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हाँ तो हाँ बिल्कुल 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 वही फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट बच्चों हर्ट्ज और साइकिल। जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी शायद वो होगा वेव नंबर, है ना। बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से इसको बाद में लिख लेंगे। वेव नंबर पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो क्या होता है वेव नंबर, मैं समझा देता हूँ बच्चों। देखो, इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ओके। वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती थी कि एक वेव की लंबाई कितनी है वो वेवलेंथ है। अगर यहां से यहां तक की एक वेव है तो ये उसकी वेवलेंथ हो गई। वेव नंबर इसका इनवर्स है। इनवर्स मतलब वो क्या बताता है कि आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि आपके पास 1 मीटर है, तो 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स आएंगी वो वेव नंबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। मैं लिखने को टाइम दे दूंगा, चिंता मत करो, है ना। डोंट वरी अबाउट कि आप लिख नहीं पाए हो। आई विल स्क्रॉल इट अप अगेन, अभी समझ लो पहले गीत। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर लेंथ ली, है ना। मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे को बताना है इसमें वेव नंबर क्या आएगा, और इसमें आपने वेव्स बनाई, तो इसमें कितनी वेव्स बनी बताना जरा। गड़बड़ कर रहे हो ना, 3 भी नहीं है। हाँ, एक सही आंसर आया, रुको मेरे पास। दो, जसवीन का आंसर सही है, मोक्षिका का आंसर सही है, तेषा बेटा गड़बड़ है, श्रेया करेक्ट है, आदित्य सही है, राज प्रयति वेरी गुड, पुष्कर गड़बड़ है, कुहू बेटा सही है, गीत ठीक है। 3.5 वेव्स दिख रही हैं बच्चों आपको इसमें। देखो, एक वेव यहाँ तक, दूसरी वेव यहाँ तक, तीसरी वेव यहाँ तक, और ये चौथी वेव आधी ही रही है। तो आंसर इज 3.5 इज योर वेव नंबर। 3.5 इज योर वेव नंबर। बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं वो उसका वेव नंबर होता है, दैट इज नोन एज वेव नंबर। ऑलराइट, बाकी टर्म्स में रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड सब आपका पढ़ा हुआ है। इसको जल्दी से शॉर्ट में लिख लेते हैं। वेलोसिटी यूनिट्स आपको पता होती है, एम्पलीट्यूड यूनिट लेंथ होती है। लेंथ का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऊपर कर देता हूँ, इसको जल्दी से लिख लो, फिर इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। लिखो जल्दी से, डायग्राम बना लो, टर्म्स लिख लो, फिर अपन इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। गीता भी आएंगे वेव नंबर पे तो मैं बता दूंगा, ओके। तो जल्दी से लिख लो बच्चों, वेव नंबर तक आते हैं तो फिर मैं बता दूंगा कि उस सिंबल को क्या कहते हैं। आई कुछ कुछ चीजें बतानी है मेरे को।
वेवलेंथ लिख लिया बच्चों, आगे स्क्रॉल कर दूं? अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। आज थोड़ा धीरे नहीं लिख रहे हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, लिख लो भाई, दे रहा हूँ टाइम, लिख लो लिख लो। नो टेंशन लेते हो। अच्छा चलो लिख लो, मैं तुमसे यही एक सवाल पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल, डायग्राम ही बनाना है। FM इज फेम्टोमीटर बेटा। FM इज फेम्टोमीटर। क्वेश्चन दे दूं? लिखो जल्दी क्वेश्चन। रेडी हैं सब लोग? चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, इफ it was found that an electromagnetic radiation, आज मैं फास्ट हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। लिखो इफ, अभी आज तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा फास्ट क्यों लग रहा हूँ, आज सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। इफ इट वाज फाउंड दैट an electromagnetic radiation has 1,000 waves in one micrometer, ये सिंबल जो है, ये माइक्रो का सिंबल होता है। माइक्रो का मतलब समझ में आता है ना सबको? माइक्रो का मतलब समझ में आता है? गुड गुड गुड, सही है। दिव्यांश बेटा पावर गलत है बेटा, 10⁻³ तो मिली होता है, ठीक है? 10⁻³ इज मिली, ओके? नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, सवाल लिख लो। इफ इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज 1,000 वेव्स इन 1 माइक्रोमीटर, देन फाइंड द वेवलेंथ of the EM waves. Then find the wavelength of the EM waves. आंसर बेटा या तो मीटर में बता दो या नैनोमीटर में बता दो। आंसर आइदर इन मीटर और नैनोमीटर। हाँ मन, तो उसको माइक्रोमीटर को कन्वर्ट तो करो नैनोमीटर में। तनिष बेटा यूनिट गड़बड़ है। माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। बच्चों जिसको भी डाउट हो मैं बता देता हूँ, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर, ओके? लिख लेना, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 10⁻⁻⁹ मीटर है ना, या 1 नैनोमीटर, ऐसा कुछ आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो क्या किया, यूनिटरी लगाया ना? यूनिटरी मेथड ही अप्लाई किया ना? मैं बताता हूँ कैसे आएगा, बट जिनका आया हमने यूनिटरी अप्लाई किया। चलो आज जगह ढूंढ ले अपन, देखो आ जाओ सोल्यूशन के लिए। चलो पेज ऐड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास एक डिस्टेंस है, कितना? 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर, और इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स हैं 10⁻³ तो आप इसको यूनिटरी से लिख सकते हो कि 1000 वेव्स के लिए लेंथ कितनी आ रही है? 10⁻⁻⁶ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को, है क्या? जल्दी बताओ। गुड।
तो अब क्या हो गया, अगर 1000 में इतना है तो एक वेव की लेंथ कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻6 बाय 1000 मीटर्स। तो एक वेव की लेंथ कितनी आ गई? 10⁻⁹ मीटर्स अगर मीटर में लिखना है तो, या विच इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। आया बात समझ में बच्चों सबको? सिंपल है, मतलब समझ में आता है अगर किसी चीज का, तो बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ जाता है बेसिक्स में। तो नहीं, 1/λ वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया बेटा अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया है? यूनिटरी मेथड। ओके, कि 1000 वेव के लिए इतनी डिस्टेंस लगती है तो एक वेव के लिए कितनी लगेगी वो निकाल लो। जो एक वेव का डिस्टेंस होता है वो आ जाता है उसका वेवलेंथ। आया समझ? बिल्कुल 1 नैनोमीटर आएगा, बिल्कुल आया आया। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर ये लिख लो। बच्चों एक चीज और बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था। एक तो ये वी का साइन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट वी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, सुन लो एक बार सब लोग ध्यान से। दिस इज न्यू, इस सिंबल को कहते हैं न्यू, जो यहाँ भी यूज हो रहा है। ये देखो, ये लिखा हुआ है न्यू, इट्स नॉट वी। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना, ठीक है। और इधर ध्यान से, न्यू के ऊपर लाइन खींच देंगे, जैसे यहाँ पे खींची हुई है, तो इसको रीड करेंगे न्यू बार। दिस इज रेड एज न्यू बार। तो न्यू इज फॉर फ्रीक्वेंसी एंड न्यू बार इज फॉर वेव नंबर। ये याद रखना बच्चों, ये सिंबल बहुत जगह यूज होगा, रिमेंबर दिस सिंबल। अभी तो क्लियर है सबको? और अपने नोट्स में ना तुम ऐसे मत बनाना, तुम कंफ्यूज, ऐसे थोड़ा कर्ड बनाना इसको, वी वी मत बना लेना, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बिल्कुल, न्यू और म्यू अलग अलग है बेटा। म्यू जो होता है वो ये सिंबल होता है, दिस इज म्यू। ये जो माइक्रो का सिंबल बनाया था ना अपन ने, इसको अपन म्यू कहते हैं, ये अलग है। बार किसके लिए है? ये जो ऊपर लाइन खींची है ना, इसको बार कहते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है हमने, दिस इज नोन एज बार। तो ये बहुत सारी टर्म्स में आएगा, जहां ऊपर बार खींचा हुआ होगा उसको रीड ऐसे बार करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो। कहां तक लिखना है आपको? आपको यहां तक लिखना है बच्चों। कितनी देर लगेगी? फिर मैं सवाल देता हूँ। ओ 1 आवर पिट जाओगे? 5 मिनट बेटा, 5 मिनट है ना, ये सब आपको आता है थोड़ा। देखो मैं बताता हूँ जल्दी कैसे लिखना होता है। एक एक शब्द देख के लिखोगे तो दिक्कत होगी। सुन लो एक बार जल्दी कैसे लिखना है। एक बार में एक सेंटेंस पढ़ो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर कितना, और फिर उसको पूरा लिख लो एक बार, ठीक है। तो यहां तक पढ़ो, पूरा लिखो, फिर वहां से आगे पढ़ो, पूरा लिखो, तो स्पीड बढ़ जाएगी। और लिखो, जल्दी लिखो, 5 मिनट दे रहा हूं मैं। अर्पित बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन सब लोग नहीं ले पाएंगे ना। और फिर अभी सवाल दूंगा, फिर तुम कहोगे सर ये न्यू क्या हो गया, न्यू बार क्या हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेड बाय ए, एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो वो लिख लो, क्योंकि उस पर सवाल करना है अपने को, वरना तो मैं ही कह देता कि स्क्रीनशॉट, फिर तो मैं भेज ही देता ना पहले से स्क्रीनशॉट क्या है। फटाफट लिख लो बच्चों, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, राइट इट डाउन। फिर अपन इसको बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मुलेस को जो हमने लिखे हैं अभी। हाँ गीत बेटा, क्या डाउट आया बताओ। साइकिल्स पर सेकंड मतलब गोल गोल साइकिल्स, और क्या? जैसे फ्रीक्वेंसी बोला कितनी वेव है ना, तो जैसे मान लो इस पॉइंट से ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये चौथा साइकिल। तो वन वेव
इज वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल इसको कहते हैं। तो जितने साइकिल्स क्रॉस हो जाएंगे उतनी वेव्स क्रॉस हो जाएंगी, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे 1 2 3 और 4 वेव निकली तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हर्ट्ज या 4 साइकिल पर सेकेंड। राज बेटा अभी तो बताया था, न्यू बार जो है वो सिंबल है, किसके लिए सिंबल है, वेव नंबर के लिए। वेव नंबर के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको न्यू बार कहते हैं। यहाँ तक लिखना है बच्चों, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा तक, यहाँ तक लिखना है। v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, इस तक लिख लो। एक पर्टिकुलर वेव है मन बेटा, तो क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की हाइट सेम ही होगी बिल्कुल। वेव बदलोगे तो फिर किसी एक वेव का क्रेस्ट किसी दूसरे वेव के ट्रफ से अलग हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर वेव के लिए क्रेस्ट और ट्रफ इक्वल होंगे। ये सब लोगों ने, तो क्वेश्चन दे दूं मैं एक। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों, लिख लो लिख लो। तनिष्का बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप ऐसा यूनिट ही लो। वेव नंबर आप पर सेंटीमीटर में भी बोल सकते हो, है ना। अभी इनने बोला कि जनरली रिपोर्टिंग जो होती है वो पर सेंटीमीटर में होती है। आप यूनिट चेंज कर सकते हो ना, अगर पर सेंटीमीटर में पता है वेव नंबर तो यू कैन ऑल्सो टेल द वेव नंबर इन पर मीटर। बताने को आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ऑलवेज टेल। कौन सा वाला रिलेशन बेटा, ये पीयूष, ये v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो ये होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, v इज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। अब कर लें सवाल। ऑर्डर बाद में लिखना बच्चों, ऑर्डर के लिए टाइम दे दूंगा तुमको, ये भी नहीं लिखना, इसके लिए अच्छा डायग्राम है अपने पास, इसके बाद लिख लेना इसको। अच्छा ठीक है, रुका हुआ हूं मैं, जल्दी लिख लो। चलो पहले एक सवाल दूंगा तो फिर मैं उसमें समझा दूंगा रिलेशन ये कैसे आती है, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा कैसे आता है ये मैं बता दूंगा। अरे उत्कर्ष जल्दी नहीं है भाई, मतलब मुझे लग रहा है कि पढ़ी हुई चीजें हैं तो तुम जल्दी लिख लोगे, मतलब कुछ नया होता है तो टाइम लगता है ना। तो मुझे लग रहा है कि सब पढ़ा हुआ है, तुम्हारा सिर्फ एक वेव नंबर नया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ राज बताता हूँ, 5 मिनट तेरे को।
मैं देख लूंगा तनिष बेटा, नॉर्मली मैंने बाकी सबको तो कर दिया है, हो सकता है आपका मिस हो गया हो बाय चांस। आई चेंज्ड माय फोन, तो उससे भी हो सकता है। चलो सवाल दे दूं। लिखो सवाल लिखो। राइट डाउन अ क्वेश्चन। इफ अ रेडियो वेव ट्रांसमीटर, प्रगति बेटा सवाल लिख लो, मैं वापस स्क्रॉल डाउन कर लूंगा क्वेश्चन लिखने के बाद, है ना। अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। मैं कर दूंगा बच्चों स्क्रॉल डाउन, पहले क्वेश्चन लिख लो थोड़ी सी जगह छोड़ के। आई विल स्क्रॉल इट डाउन, डोंट वरी, आई विल स्क्रॉल इट डाउन। क्वेश्चन लिखो। इफ अ रेडियो वेव ट्रांसमीटर ब्रॉडकास्ट at a frequency of 1.5 kilohertz, 1.5 kilohertz, then calculate the wavelength of the EM waves and in which region of spectrum do these EM waves lie। करो बच्चों, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल अप कर दूंगा बिल्कुल। श्रेय बेटा कुछ तो गड़बड़ किया है तुमने। तरुण तुमने भी गड़बड़ किया है। अरे राज बेटा, नहीं नहीं गड़बड़ है। कोई ध्यान से नहीं सुनता ना सवाल। ये यूनिट कौन देखेगा? हाँ शशांक तुम्हारा ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने, तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, जिनको देखना था वो लोग देख लेंगे, जिन लोगों को लिखना था वो लोग लिख लो। हर्ष पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बेटा आपको क्या पता है? आपको फ्रीक्वेंसी पता है ना? और ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है? ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है, कोई बता सकता है? हाँ सी, यानी 3 × 10⁸ के बराबर। ये जो है स्पीड फिक्स है, ये आपको याद होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिक्स्ड है। एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये आपको याद होना चाहिए। तो स्पीड हमको पता है तो हमने रख दी, फ्रीक्वेंसी पता है तो हमने रख दी, तो वेवलेंथ मिल जानी चाहिए। करें कैलकुलेट। रामकृष्ण बेटा कोई बात नहीं ना, आई विल सेंड द लेक्चर, डोंट वरी। करें कैलकुलेट, बहुत ही सिंपल है, डेटा बस रखना है और कुछ नहीं करना है। ये 10⁵ वाले सब गलती कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो। देखो 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 कहाँ गड़बड़ की है मैं बताता हूँ। देखो एक तो तुमने 1 किलो हर्ट्ज मिस कर दिया। किलो हर्ट्ज मतलब कितने हर्ट्ज हो गया? फ्रीक्वेंसी इज 1.5 किलो हर्ट्ज, मतलब कितने हर्ट्ज लिख दूं मैं? बताना जरा। गुड, 1500 हर्ट्ज। एक तो बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की है, 1.5 से सॉल्व कर दिया है सवाल। ठीक है। अच्छा उसके बाद
सी कितना लिया है? 3 इंटू 10⁻, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यार, मेरे को 1.5 किलोहर्ट्ज नहीं देना था, आई शुड हैव गिवन 1500 किलोहर्ट्ज, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा, तो आई शुड हैव गिवन 1500 किलोहर्ट्ज। बच्चों एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, क्योंकि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का तभी रिलेवेंट रहेगा जब फ्रीक्वेंसी अपन 1500 हर्ट्ज लें तो इसमें एक छोटा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, इंस्टेड ऑफ 1.5 मेक इट 1500। ओके, लेट्स सॉल्व दिस बाय 1500। अब मेरे को फिर बताना, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है कि इन विच स्पेक्ट्रम डू दे लाई, तो वो तभी काम आएगा जब वो 1500 किलोहर्ट्ज है। वो क्यों होगा मैं भी समझाऊंगा आपको, बट इट इज रेलेवेंट टू दिस कि किस रेंज में लेते हैं। तो अब मेरे को जरा अपना आंसर करेक्ट करके बता दो सब लोग, कितना आएगा? मेक इट 1500 किलोहर्ट्ज, तो कितना आएगा? सी मैं बताता हूँ बेटा क्या है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद होनी चाहिए। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज कितना आएगा? पावर। वेरी गुड वेरी गुड, अब सब लोगों ने सही आंसर दिया है ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों ने थोड़ा गड़बड़ किया है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी लिख दूं बच्चों, जल्दी बताओ। 1500 ऑलरेडी था, कितने जीरो और ऐड कर दूं? 3। वेरी नाइस, वेरी गुड, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, फॉर्मूला भी हमको पता है। फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो स्पीड की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये समझ में आता है? 1.5 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं नहीं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लिख सकते हैं नहीं? हाँ गुड, 10⁶, ये आ जाएगा 200 मीटर्स। योर आंसर विल बी 200 मीटर्स। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो किसी ने पूछा ये डेरिवेशन, ये रिलेशन कहाँ से आया? बच्चों मैं ही बता देता हूँ ये रिलेशन कहाँ से आया, सुन लो इस बात को। इस बात को सुन लो बच्चों कि ये कहाँ से आया, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा कहाँ से आया? वैसे बहुत लॉजिकल सी बात है, कोई पूछता नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत कम लोग इसको पूछते हैं। वेव नंबर नहीं निकालना था बेटा, वेव लेंथ निकालनी थी। लैम्डा इज वेव लेंथ। ओके, ये कैसे आया देखो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? अच्छा, वेव लेंथ होती है एक वेव की लेंथ, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती, क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट टाइम होती है नहीं? ये बात मेरे को बता दो, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, होता है या नहीं? तो मान लो एक यूनिट टाइम में इस जगह से 4 वेव्स निकलती हैं, अगर एक यूनिट टाइम में इस जगह से 4 वेव्स जाती हैं, 1 2 3 और 4, तो इन 4 वेव ने जो, इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना ट्रेवल कर लिया बेटा डिस्टेंस? यहाँ कितना ट्रेवल कर लिया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हाँ या ना बच्चों, ये बताओ। तो डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? डिस्टेंस इज 4 इज माई फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा, यही आएगा। तो 4 लैम्डा डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना था? 1, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूनिट टाइम में थी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में ये रख दोगे तो क्या आ गई? स्पीड आ गई आपकी, स्पीड आ गई ना, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ गई।
बात समझ में आती है? This gives you number of waves in particular time. This gives you distance of that wave. Total distance in unit time आ जाएगा आपकी velocity. बहुत बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेसिक है, ठीक है। तो बेटा अपने को कर्व्स का थोड़ी देखना, अपने को तो डिस्टेंस देखना, वेव ने कितना डिस्टेंस चला। वेव घूम फिर के जा रही है, लेकिन वेव ने चला कितना डिस्टेंस वो पता करना है, सीधे सीधे चली कितनी है। हाँ बेटा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आ गया, क्योंकि टाइम यूनिट ले रखा है अपन ने। अच्छा, अब इसके बाद ये जो था सेकंड पार्ट की, ये किस रेंज में लाई करता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क भी यही बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, चिंता मत करो। आदित्य कह रहा है मेरे हाथ दुख गए इतना भी नहीं लिखवाया यार। सुनो, ओके बच्चों सुनो इधर। तो अब आपसे पूछा था कि इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम डू दीज ईएम वेव्स लाई, मतलब आपने जो वेवलेंथ निकाली है किस रेंज में लाई करती है स्पेक्ट्रम के। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ऐसा एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें ये बताया है कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, विजिबल इस रीजन में, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ की रेंज क्या है ना, सबकी रेंज दे रखी है। तो रेडियस देखोगे तो देखो 10⁻0 इज 1 से लेके 10⁻3 की तक मीटर में आ रही है। तो हमारी जो रेंज आई थी 200 मीटर, वो इस रेंज में लाई करेगा या नहीं। यहाँ 1 मीटर है और यहाँ 1000 मीटर है, तो हमारा जो वेवलेंथ आया है वो किस रीजन में लाई करेगा, किस रीजन में लाई करेगा, रेडियो वेव्स में। ओके, तो वेवलेंथ से हमको पता चलता है कि कौन सी रीजन है। आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना होगा बच्चों, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रीजन किस वेवलेंथ पे आती है, कि विजिबल का कहाँ से कहाँ होता है, ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन में दिया था कि वो एक रेडियो ट्रांसमीटर दिया था, ये नहीं बोला था कि रेडियो वेव है। हमने ये बोला था कि रेडियो वेव ट्रांसमीटर है, तो मैंने इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी, क्योंकि वेवलेंथ विजिबल रेडियो की रेंज में आनी चाहिए। जैसे 1.5 हर्ट्ज को बदल के मैंने 1500 इसलिए किया था, क्योंकि वेवलेंथ हमारी आनी रेडियो वेव की रेंज में चाहिए थी, वो क्या 1.5 से नहीं आ रही थी। तो आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आप बस क्या करना है, ये रेंज लिख लेना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इतना बस रेंज लिख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा कि वेवलेंथ की रेंज अलग अलग लाइट्स की क्या होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज क्या होती है, इतना आपको लिखना है। सरप्राइज बच्चों आज ये था ओके, तो इतना आपका लेक्चर, और सरप्राइज ये था कि आपका आज लेक्चर मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा था। बिल्कुल एनसीईआरटी में मिल जाएगा बच्चों ये आपको सेक्शन 2.3 के अंदर। तो मुझे आज आपका लेक्चर जल्दी एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि मुझे एक सेमिनार लेने के लिए जाना है, सो आई हैव टू गो टू टेक सेमिनार फॉर एलन। तो आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ ठीक है, तो आपको करना ये है कि एक तो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, वो असाइनमेंट कर लेना, आपका टाइम है आज, जाके शाम को एंजॉय कर लो और इसको बना लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग, मैं बता देता हूँ क्या करेंगे, सुन लो। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे। ओके, वील मूव अहेड विद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।